हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम पर हमने प्रोटीन शुरू कर दिया था और आज बात करेंगे हम ग्लोबुलर प्रोटीन की। ठीक है, तो बात करें अगर इसकी तो लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव स्फेरिकल शेप। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। स्ट्रक्चर एंड शेप मतलब ग्लोबुलर को हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो बात करें अगर प्राइमरी की, हम प्राइमरी की, तो प्राइमरी प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस and it is the sequence of amino acid that is said to be primary structure of the protein. Any changes in this primary structure, that is the sequence of amino acid, creates a different protein. जैसे मान लीजिए कि मैं अगर बात करूं, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये चार प्रोटीन हैं, ग्लोबुल ये है जी, मान लीजिए एलानिन है और ल्यूसीन ले लीजिए। ठीक है, ये तीन मान लीजिए अपने पास अमीनो एसिड्स हैं। अब मान लीजिए मैं इन्हीं सीक्वेंस को रिपीट करूं। ठीक है, मैं इसी सीक्वेंस को इस फॉर्म में अगर रिपीट करूं, GLA ग्लाइसिन, ल्यूसीन, एलानिन, और फिर लिख दो GLA लाइक दिस। तो ये सीक्वेंस जो मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये एक अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। लेकिन अगर इसी तीन अमीनो एसिड को मैं इस फॉर्म में लिख दूं AGL लाइक दिस, तो ये अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो अलग दिखाएगा। ठीक है, बात यही है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस रिपीट होगा बार बार। क्लियर, देख सकते हो आप, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन, यानी ये एक डिफरेंट प्रोटीन होगा और ये भी एक डिफरेंट प्रोटीन होगा। क्लियर, बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. They are found to exist in a two different type of structure, alpha and beta pleated sheet structure. These structure arises due to the regular folding of the backbone of polypeptide chain due to the hydrogen bonding between CO and NH. जैसे मान लीजिए कि जो सेकेंडरी आपका होता है ये टू टाइप का होगा, एक होगा अल्फा हेलिक्स और दूसरा होगा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो ये जो अल्फा हेलिक्स होता है जो कॉइल शेप में ऐसे ऐसे होता है, ठीक, तो यहां देखिए ये मान लीजिए CO है और यहां मैंने NH ले लिया, फिर CO लिया, फिर NH लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां ले लिया C डबल बॉन्ड और यहां ले लिया NH, तो इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लियर है, ऐसे। तो ये जो हेलिक्स फॉर्म हो रहा है ऐसे, दिस इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स, और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो CO और NH के बीच होगी। क्लियर है, अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड ट्विस्टिंग इनटू द राइट हैंड स्क्रू with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded with the CO and NH to the alpha helix. अगर मैं बीटा प्लीटेड शीट की बात करूं तो देखिए ये कुछ ऐसे चलता है। अब यहां पर मान लीजिए अपना CO है और यहां पर NH है, यहां मान लो CO है और यहां NH है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनाएगा। ये देखिए ये पैरेलल है कुछ, तो बीटा प्लीटेड structure, all peptide chain are stretched out nearly maximum extension and then lit side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bond. The structure resembles the pleated folds of drapery and therefore is known as beta pleated sheet. कुछ पर्दे जैसा। क्लियर है, यहाँ देखिए आप ऐसे जा रहा है, ये भी कुछ ऐसे और ये वाला भी ऐसे। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है देखिए CO और NH, CO और NH ऐसे जा रहा है, CO और NH। नेक्स्ट आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इट गिव राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूल, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ठीक है,
फाइब्रस वाला जो होगा वो बिल्कुल ऐसे जाएगा और ग्लोबुलर जो होगा वो बिल्कुल ऐसे जाता है, ठीक। द मेन फोर्सेस विच स्टेबिलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको लिख सकते हैं। द मेन फोर्स विच स्टेबिलाइज द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडर वाल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चार चीजें हैं जो इसको स्टेबिलाईज करती हैं। क्या क्या है? एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा डाइसल्फाइड लिंकेज है, तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और साथ ही साथ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये सभी में नहीं मिलता है, कुछ में मिलेगा। द सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रिफर्ड एज सब यूनिट्स। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहां देखिए आपको दिया गया है स्ट्रक्चर, देखिए ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यहां पर क्या हो रहा है? अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में आ रहा है, इसीलिए बिल्कुल स्ट्रेट है ऐसे, है ना। सेकेंडरी में क्या हो रहा है? क्वाइल जैसा बन रहा है ऐसे ऐसे। और टर्शरी में क्या हो रहा है? बिल्कुल राउंडेड हो जा रहा है, देखिए ग्लोबुलर फॉर्म में ऐसे। और क्वाटरनरी में क्या होता है? जब एक से ज़्यादा यूनिट्स आती हैं ग्लोबुलर की और ये सेकेंडरी और टर्शरी की, तो देखिए क्वाटरनरी बना दे रहा है। क्लियर है? ये है आपका प्राइमरी जो बिल्कुल अमीनो एसिड अपने एक सीक्वेंस को रिपीट कर रहा है। फिर ये है सेकेंडरी, दिख रहा है आपको। टर्शरी और क्वाटरनरी देखिए क्या हो रहा है, ये वाला जो है और ये जो ग्लोबुलर वाला फॉर्म है, ये अपनी अलग अलग सीक्वेंस बना रहे हैं, ये और ये। कलर इसमें थोड़ा सा नहीं दिख रहा है इसलिए आपको, एक डार्क और एक लाइट, दो अलग सीक्वेंस है, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद यूनिक 3-dimensional स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। When a protein in its native form is subjected to a physical change like change in temperature, chemical change, यानी जब हम कोई फिजिकल चेंज करते हैं जैसे उसके टेम्परेचर के साथ, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब हम कोई चेंज करेंगे जैसे टेम्परेचर और अ केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप जानते हो इसमें अट्रैक्शन होता है CO और NH के बीच भी, तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये क्या होता है, जब आप हीट करते हो तो ये ब्रेक कर जाता है, तो इसीलिए ये क्या होता है? डीनेचुरेशन कहलाता है, यानी प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस करता है। ठीक, दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। देखिए, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। द कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। देखिए सेकेंड एंड थर्ड में हो डिस्टर्ब हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, बट प्राइमरी में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्राइमरी में जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक सीक्वेंस में आ रही हैं, लेकिन जो सेकेंडरी और टर्शरी आपका बन रहा है वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखती है। तो जब आप हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो या pH में चेंज करते हो, तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है CO और NH के बीच का, वो ब्रेक करता है, इसीलिए अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस करता है सेकेंडरी और टर्शरी में। जैसे दूध से दही का बनना, ये भी एक क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। नेक्स्ट आते हैं एंजाइम। सो लाइफ इज अ पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एन एग्जाम्पल इज डाइजेशन ऑफ अ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल एंड ultimately production of energy. This process involves a sequence of reaction. In all these reactions occur in a body under mild condition. These occurs with the help of बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं भाई? दिस इज अ बायोकैटलिस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो ये भी एक काम की लाइन है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक for a particular reaction and for a particular substrate. They are generally named after the compound or class of the compound and which they work. For example, जैसे ये रिएक्शन है, ये हमारा माल्टोज है और ये बन रहा है ग्लूकोज में, 2 यूनिट ग्लूकोज आपको मिल रहा है।
तो यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है माल्टेज। आप देख रहे हो लास्ट में एज आ रहा है। अगर आपको याद हो एक एंजाइम हमने पढ़ा है जाइमेज, देखा यहाँ पे भी एज आ रहा है, यहाँ पे भी एज आ रहा है। तो समटाइम्स एंजाइम आर आल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन व्हेन दे आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल द एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन वन सबस्ट्रेट विथ साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट आर कॉल्ड ऑक्सीडोरिडक्टेज। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और ये एक बायो कैटलिस्ट है, एंजाइम है, इसीलिए लास्ट में क्या लगा रहे हैं, एज। द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ एन एंजाइम इज एज। मैकेनिज्म की बात करें अगर इसके, देखिए एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन ए स्मॉल क्वांटिटी लाइक कैटलिस्ट। आपको पता होगा कि जो कैटलिस्ट होता है जनरली वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और ये एंजाइम भी कुछ इसी के जैसा है, बायो कैटलिस्ट है। तो ये भी क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। और हमने पढ़ रखा है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशनशिप, एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। जैसे कह रहा है कि एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज विच एक्टिवेशन एनर्जी 6.22 किलो जूल, ठीक है, while the activation energy only 2.15 kilojoule when hydrolyzed by an enzyme sucrase। तो आप देख सकते हो शुरू में 6.22 थी, जैसे ही हमने सुक्रेज एंजाइम लाया एक्टिवेशन घट के हो गई 2.15 और ये रिएक्शन को फास्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं विटामिन पे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट बट देयर डेफिशिएंसी कॉजेज स्पेसिफिक डिजीज। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड विटामिन्स। Most of the vitamin cannot be synthesized in our body, but plants can synthesize almost all of them, so they are considered our essential food factor. However, the bacteria of the gut can produce some of the vitamins required by us. All the vitamins are generally available in our diet. Different vitamins belong to various chemical chain classes. देखिए इस पूरे विटामिन में ये जो बात कही गई है, they are generally regarded as organic compound required in the diet in the small amount of perform specific biological function for normal maintenance of optimum growth। ठीक है, आपको इनकी नीड होती है बॉडी में ग्रोथ करने के लिए। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं। एक तो ये टेबल से बन सकते हैं जहाँ पे आपको इसकी कमी से क्या होगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, या सोर्सेज इसके क्या हैं। और दूसरा आप देखोगे विटामिन को हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पे। एक होता है आपका फैट सॉल्युबल, एक होता है आपका फैट सॉल्युबल, और एक होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है, फैट सॉल्युबल और दूसरा होगा वाटर सॉल्युबल। देखो शब्द से क्लियर है, फैट यानी थोड़ा ज़्यादा मोटा। तो इसमें जो विटामिन आते हैं ए, डी, ई और के, और वहीं अगर वाटर की बात करें तो केवल बी और सी, ठीक है। ये आप ऐसे समझ सकते हो, जो कम वाला होगा वो वाटर, जो ज़्यादा होगा वो फैट। तो लिखा हुआ है देख सकते हो, विटामिन आर डेजिग्नेटेड बाय अल्फाबेट ABCD। सम ऑफ देम आर फर्दर नेम्ड एज सब ग्रुप्स B1, B2, B6, B12। एक्सेस ऑफ विटामिन इज आल्सो हार्मफुल and vitamin pills should not be taken without the advice of the doctor. The term vitamin was coined from the word vital plus amine since the earlier identified compound had amino group। ये जो आप पढ़ रहे हो विटामिन, इसमें जो लास्ट टर्म है इससे ये पता चला कि ये क्या है, एमीन जैसा दिख रहा है। ये शुरू में अर्ली डिस्कवरी की बात है, बट जैसे कुछ समय बीता लोगों को लगा कि नहीं एमीन नहीं है, तो इसीलिए ये जो ई आता है एमीन के आगे, ये जो ई टर्म है इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इन टू फैट एंड वाटर, वी हैव डन दिस ऑलरेडी। टेबल भी आप देख सकते हो। विटामिन ए जो है उसकी कमी से क्या होता है, ब्लाइंडनेस आती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 का नाम है थायमीन, और ये कहाँ मिलता है, ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एंड सीरियल्स में। एंड डिफिशियंसी क्या होगा, बेरी होगा, ठीक है। ऐसे विटामिन B6, B12, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये कहाँ मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं, जैसे
नींबू हो गया, है ना। विटामिन डी सनलाइट से आती है, सोर्स है, और इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई, विटामिन के भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे, तो पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है। एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिजेंबल्स इट्स एंसेस्टर इन मेनी वेज। How are these characteristics transmitted from one generation to another generation? It has been observed that nucleus of a living cell is responsible for this transmission of inheritance character, also called heredity. Heredity क्या है? Transfer of characters from parents to offspring. ठीक है, इसे बोलते हैं heredity. The particles in nucleus of the cell responsible for heredity are called chromosomes. यानी जो ये पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस ट्रांसफर के लिए उसे बोलते हैं क्रोमोसोम्स, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। यानी अब जो क्रोमोसोम है वो किससे बना होगा, प्रोटीन और किससे बना होगा बताइए, न्यूक्लिक एसिड से। तो अब दीज आर मेनली टू टाइप, एक होगा डीएनए और एक होगा आरएनए, ठीक, deoxyribose nucleic acid and ribonucleic acid. Since nucleic acids are long chain of polymers of nucleotide, so these are polynucleotides, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये वॉटसन के बारे में जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, रिसर्च है इनका। नेक्स्ट आते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं डीएनए या आरएनए की, तो हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है पेंटोज शुगर, दूसरा मिलता है फास्फोरिक एसिड, और तीसरा मिलता है नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। क्या क्या मिलेगा आपको अगर हम डीएनए और आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो पेंटोज शुगर मिलेगा, ऐसा शुगर जो 5 कार्बन से बना हुआ होगा। और क्या मिलेगा, नाइट्रोजिनस बेसिस मिलते हैं। और क्या मिलेगा, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस एंड फास्फोरिक एसिड। तो जैसे ये देखिए, कह रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल द शुगर मॉइटी इज बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज, वेर इन आरएनए इट्स बीटा डी राइबोज। तो ये जो बीटा डी राइबोज है ये आरएनए का है, पेंटोज शुगर, और ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये डीएनए का है, ठीक है। दोनों में एक अंतर है, सही से देखिए, दोनों में एक डिफरेंस है। यहां पर देखिए नंबर 2 पे OH है और यहां पे क्या है, H है, ठीक है। एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और दोनों क्या है, पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन से बने हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके नाइट्रोजिनस बेसिस पे, ये बड़ा काम का है यार। देखिए डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस, कौन कौन से वो हैं, A, T, G और C, ये डीएनए के बेसिस हैं। क्या क्या नाम है, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, क्लियर है। और आरएनए में क्या होता है भाई, आरएनए में आपको यूरेसिल मिल जाता है, ठीक है। तो बट ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आरएनए आल्सो कंटेन्स 4 बेसेस, फर्स्ट 3 बेसेस आर सेम, यानी एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, और जो डीएनए, बट 4th वन इज माई यूरेसिल। तो हमें जो 4th वन मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें, अब देखो इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। जैसे ये कंपाउंड दे देगा, कहेगा बताइए एरोमेटिक है कि नहीं, है ना। तो एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं ये आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में, द यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू 1 प्राइम पोजिशन ऑफ अ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। यानी फिर से सुनिए, कह रहा है कि द यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस एट 1 पोजीशन, 1 प्राइम पोजीशन। अच्छा ये प्राइम यहाँ पे कैसे आया, देखिए बेस जो है उसके अंदर भी नंबरिंग होगी। यहाँ देखिए, मान लो ये कोई भी बेस आप ले लो, मान लो ये बेस है एडेनिन, तो इसके अंदर भी नंबरिंग होगी। तो जब आप बेस में नंबरिंग किए, अब पेंटोज शुगर में जब आप नंबरिंग करोगे तो वहाँ 1-2- ऐसे चलेगा, क्लियर है। तो ये 1- का मतलब यही है।
तो कह रहा है कि अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू 1' पोजीशन ऑफ अ सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। यानी 1' पे अगर हम बेस लगा दें, क्या लगा दें, बेस, तो इसे पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड। द सुगर कार्बन आर नंबर्ड एज 1', 2', 3' etc. in order to distinguish these form from the bases. When the nucleoside is linked to a phosphoric acid at number 5' position of a sugar moiety, we got a nucleotide. यानी नंबर 1' पे केवल बेस लगा होगा तो बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और अगर बेस और नंबर 5' पे फास्फोरिक एसिड लगा दें ये, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। Nucleotides are joined together by phosphodiester linkage between 5' and 3' carbon atom of the pentose sugar. The formation of a typical dinucleotide is shown below. नेक्स्ट पेज पे हो सकता है इसका स्ट्रक्चर हो, यस बिल्कुल है, देखिए कैसे। देखिए ये हमारे पास दो अलग अलग यूनिट्स हैं। यहां पर देखिए नंबर 1' पे हमारा क्या लगा हुआ है, बेस, ठीक है, और ये हमारा फास्फोरिक एसिड है नंबर 5 पे, क्योंकि ये 2', 3', 4' और ये 5' है। यहां भी वही काम है, 1', 2', 3', 4' और ये 5' है। अब हमने क्या किया, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि 5' और 3', फिर से सुनिए, 5' और 3', यानी जो 5' का जो फास्फोरिक है और जो 3' का जो हमारा ये वाला OH ग्रुप है, इनके बीच जो लिंकेज आएगा वो होता है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये देखिए दिस वन, ये कहलाता है ये दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये ऐसे एक लॉन्ग चेन बनती चली जाती है। अगर हम इसको बात करें क्या क्या इसमें प्रेजेंट है, तो देखिए शुगर था, पेंटोज शुगर था, पेंटोज शुगर पे एक साइड बेस लगा हुआ है और एक साइड फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। फिर ये n नंबर ऑफ टाइम्स यानी मल्टीपल नंबर ऑफ लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन बनाएंगे जहां पर बेस होगा, शुगर होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, information regarding the sequence of nucleotide in the chain of a nucleic acid is called as primary structure. Nucleic acid have a secondary structure also. Watson and Crick gave a double standard helix structure of the DNA. The nucleic acid chain are wound about each other and held together by a hydrogen bond between pair of bases. The two strands are complementary to each other. क्या क्या वो हैं, देखिए एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थायमीन, तो AT और GC ऐसे याद करिएगा। एडेनिन थायमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, देख सकते हो आप, GC AT GC याद है। ये क्या बना रहा है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA हेलिक्स are present which are only single stranded. Sometimes they fold back themselves to form a double helix. RNA molecule are three type: mRNA, rRNA and tRNA. mRNA is called as messenger RNA, rRNA is a ribosomal and T is a transfer. T is a transfer. ये हरगोविंद खुराना के बारे में कुछ बात कही गई है, इनकी रिसर्च है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। आते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग पे। इट इज नोन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक फिंगरप्रिंट्स। दीज अकर एट द टिप ऑफ द फिंगर्स, बिल्कुल टिप पे होता है, एंड हैव बीन यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट दीज कैन बी अल्टर्ड बाय सर्जरी। अगर आप सर्जरी करोगे तो वो अल्टर्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। द सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन DNA इज आल्सो यूनिक फॉर अ पर्सन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड DNA फिंगरप्रिंटिंग. It is same for every cell and cannot be altered by any known treatment. DNA fingerprinting is now used. कहाँ करते हैं, forensic labs में. Determine the paternity of any individual, parents का पता लगाने में. To identify the dead bodies, any accident by comparing the DNA of a parents or children. To identify racial group
to rewrite the biological evolution. Next है biological function of nucleic acid. DNA is the chemical basis of heredity and may be regarded as a reserve genetic information. DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of a different species of organisms over millions of years. A DNA molecule is capable of self-duplication during the cell division, and identical DNA stands and transferred to a daughter cell. Another important function of nucleic acid is the protein synthesis in the cell. ये बहुत important line है, मैं इसको ऐसे अंडर मार्क करता हूँ. देखिए क्या कह रहा है. DNA is exclusively responsible to maintain the identity of the organic molecule. DNA molecule is capable the duplication important function of nucleic acid is the protein synthesis in the cell. ठीक है. Actually the protein are synthesized by various RNA molecule in the cell, but the message for the synthesis is particular protein is present in DNA. तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका काम है. आगे मुझे लगता है कुछ है नहीं. यस, फिर समरी है और ये चैप्टर ओवर हो गया है. तो हमने जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है क्लास 12th का, वो हमने पूरी तरह से फिनिश कर लिया है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने हैलो एल्केन हैलो एरीन किया है, अल्कोहल फिनॉल ईथर किया हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड, एमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल. नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन से. ठीक है, चैप्टर 1 सोल्यूशन से. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.